मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले यह है कि आईजी पंजाब का बेटा जो है वो भी इन हंगामों में गिरफ्तार हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुलकर मैदान में क्यों आए? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी भी गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस लाहौर का दामाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। अब 3 अहम शख्सियात के रिश्तेदार बेटे बेटी 9 मई के वाक़े में नामजद और मजीद भी जो लोग मुलव्वस हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सैकड़ों पीटीआई के सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनों का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। अब आते हैं तफसील की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब तकरीबन 4500 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 7000 सिर्फ लाहौर के हैं। 16028 दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इसके अलावा मीडिया मालकान 3 का नाम तो कन्फर्म बताया जाता है, जबकि 3 अभी कन्फर्म नहीं, उनके बारे में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 89 यूट्यूबर, 13 एंकर पर्सन, 1379 फेसबुक अकाउंट भी इनमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि ये निकले थे नया पाकिस्तान बनाने। अब बड़े बड़े रहनुमा जो हैं उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जान बख्शी हो रही है। पता नहीं वो आते हैं दोबारा मुकदमे में, जिनके बारे में पहले ये खबरें आम हुई कि किसी ने इश्तियाल अंगेजी दिलाई, किसी ने फोन किए, किसी ने राब्ते कराए, किसी को इमरान खान ने टारगेट दिया। मगर ये जो आम तबके के लोग हैं जो जेलों में हैं, जिनको अब इमरान खान भी अपनी पार्टी के साथ उनका तल्लक जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब उनको समझ आएगी। क्योंकि उनमें कुछ लोग रोजी के लिए आते थे, वो सिर्फ चंद टकों के लिए आते थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पीछे पैरवी वाला भी कोई नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जो घर के सरबराह है। कुछ ऐसे यूथिये होंगे जिनको अब लेबल लग गया ना यूथिये का। जब वो एफआईआर में आ गए, शिनाख्त परेड में आ गए, वो कैमरों की जद में आ गए, तो अब तो वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा कोई तल्लक नहीं। अब जो लोग चंद टकों की खातर आए थे उन्होंने तो अपनी जिंदगियां दांव पर लगा ली है ना। अब उनको पता चलेगा कि हम क्या करते रहे हैं। अब साबका आईजी पंजाब रिटायर्ड मेजर ज़ियाउल हसन का बेटा रजवान भी गिरफ्तार हो चुका है। साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी खदीजा शाह वो पहले गिरफ्तार हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस लाहौर अमीर अली भट्टी का दामाद अली असगर साई भी नामजद है। अब आम आदमी जो जिनको बड़ी नया पाकिस्तान जिन पर चढ़ा हुआ था, उनको सोच लेना चाहिए कि जब इस किस्म के लोग नहीं बच रहे तो एकड़े बाग दियां मूलियां ने कि इन्होंने कोई कुछ नहीं आखेगा। बाहर कैफ अब इनको समझ आ जाएगी कि जो बड़े बड़े कलगियां वाले फड़े जाते ने पे, तो फिर आम बंदे जो हैं उनको कौन पूछेगा? चकीरामा मेले किन्ने पूछना है? उनकी तो कोई बाज ऐसे होंगे जिनकी मुलाकात करने वाला पीछे कोई नहीं है।
बाज ऐसे होंगे जिनके घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, और बाज ऐसे होंगे जो घर के वाहिद कफील थे। मगर ये कानून है जो जिसने जुर्म किया है, अब उसके साथ जज्बात नहीं देखे जाते कि इसके घर का क्या निजाम है और ये कैसे आया था, क्योंकि ये बढ़ चढ़कर शहीदों में अपना नाम लिखवा रहे थे। अब जब इनके सबूत आ गए, मेरा इससे पहले वीलॉग ऑन रिकॉर्ड है, जो जिसका जी चाहे वो आईडी पर देख सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि यूटीओ लीडरों के कहने पर कानून हाथ में ना लो। आप जो लोग कानून से नावाकिफ हैं, जो रियासत को नहीं समझते, वो बेवकूफी का मुजाहरा कर रहे हैं इन लोगों के कहने पर। अगर वो गिरफ्त में आ गए या रियासत हरकत में आ गई तो ये बनी गाला हो, जमान पार्क हो, जो मर्जी हो, ये इलाका गैर नहीं बन सकता। अब तो असल इलाका गैर भी जो है वो भी इलाका गैर नहीं रह गए। तो रेड लाइन जो जहां भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अब किधर है आपकी रेड लाइन? कोई आया पीछे आपके को पूछने आया? रेड लाइन कानून था, रेड लाइन पाक आर्मी थी, जहां आप भागते गए हैं, जहां आपके दिमाग में ये भर दिया गया था। आप जब जी चाहे बेशक फौज पर हमला कर दो, तो इन्होंने समझा जैसे फेसबुक पर हम दूसरे लोगों को बेइज्जत करते हैं, गालियां देते हैं या बदजबानी करते हैं, शायद फौज के साथ भी ऐसे ही होगा और हम इमरान खान हमको वापस ले आएगा। हर का ये खुली साजिश थी और इस साजिश के पीछे बैरूनी ताकतें थी, और ये सारा कुछ इसलिए किया कि पाकिस्तान फलता फूलता किसी को नजर नहीं आता। ये सारा कुछ इसलिए कराया जा रहा था कि पाकिस्तान के एटमी प्लांट का वादे कर चुके थे, सौदे हो चुके थे, बयाने पकड़े गए थे, सुना है सी पैक के बयाने पकड़ लिए थे, तो इसीलिए तो सी पैक को एकदम से बंद कर दिया था। इस मुल्क के साथ नहीं है इनको कोई हमदर्दी, अपनी जात अपनी जेब में देखते हैं कुछ आ रहा है। और फिर ये प्लानिंग थी जो ऐसे इस तरह ऑपरेशन हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसकी जान का दुश्मन है, नो, इसकी पॉलिसियों की समझ नहीं आती किसी को, इसकी पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये रियासत है। जो आदमी इस रियासत के खिलाफ साजिश करेगा वो कितना भी बड़ा होगा, बिलाखिर कोई ना कोई मूसा पैदा हो जाता है जो उसका इलाज करेगा। गो के साबका आर्मी चीफ इनके साथ खेलते रहे, लेकिन बाजवा साहब को भी मेरे ख्याल पता चल चुका था, इसीलिए यह खामोशी से सारा अमल हो गया कि हुकूमत तब्दील हो गई। क्योंकि बाजवा साहब जो असले का मामला, फौज हथियार से है ना, ये तो कहते हैं फौज क्या है, तो फौज यही है कि 71 से लेके आज तक 50 साल होने को है, बल्कि हो चुके हैं, 50 साल से ऊपर चले गए। आपने जंग नहीं लड़ी, तो जंग इसीलिए नहीं लड़ी कि आप असले में तकरीबन खुद कफील हो चुके थे, और जब एटम बम बन गया, एटमी धमाका हो गया, साबित हो गई एटमी ताकत, तो उसके बाद जंग हमारी सरहदों से दूर भाग गई। और जब बैरूनी ताकतें, जिनको पाकिस्तान इस्लामी मुल्क फलता फूलता नजर नहीं आता था, या वो साजिशें कर रहे थे इस मुल्क के साथ, या जो इस मुल्क को नहीं चाहते थे, या इस मुल्क के साथ पुरानी दुश्मनी है, उस वक्त से दुश्मनियां है। कब से? जब जुल्फकार अली भुट्टो से दुश्मनी ली थी,
तो ये सबको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या दुश्मनी थी। एक तो उन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी, दूसरा वो इस्लामी बैंक बनाने जा रहे थे, तीसरा उन्होंने कादियानियों को अक़लियत करार दिया। अब बैरूनी दुनिया के लिए ये तीनों अमल काबिले माफी नहीं थे, क्योंकि इन तीनों के साथ पाकिस्तान मजबूत होता है, पाकिस्तान में मजहब मजबूत होता है। जो अक़लियत करार दिया, इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है कि वो आखिरुज़्ज़मान नबी है। उसके बाद आने वाले किसी को अगर ऐरे गहरे को कोई मतलब खड़ा कर देता है हमारे लिए, तो उन्होंने कहा इस्लामी रियासत में ये कबूल नहीं है। फिर जब इस्लामी बैंक बनने जा रहा था, लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये हुआ था। जैसे अब हम चाइना की तरफ मुंह कर रहे हैं अमेरिका को छोड़ के, तो उस वक्त भी उनको यही खदशात थे कि अगर ये इस्लामी बैंक बनाते हैं, सारे इस्लामी ममालक जो है अगर सरमाया इधर रखेंगे तो हमारी शहनशाही, हमारी बादशाही, हमारे जो फायदे हैं या हमारे जो मफादात है वो तो खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मामला शुरू कर दिए और यहां से मीर जाफर मीर सादिक पैदा हुए। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को बिल आकर सजाए मौत दे दी। तो उसके बाद नवाज शरीफ का भी हाल आपके सामने है कि जब इंडिया ने धमाके किए तो अमेरिका बहादुर ने कहा बोलो क्या मांगते हो, आप लोग धमाका ना करना। लेकिन चलो, उन्होंने जुर्रत की, बहादुरी की, उन्होंने एक धमाका ज्यादा करके बता दिया। उसकी सजा नवाज शरीफ को मिलती रही। वही मीर जाफर मीर सादिक पैदा हो गए जिन्होंने उसे मुल्क से निकाला। असल जुर्म उसका यही था कि उसने धमाके कर दिए थे। बाकी ये जो मुल्क में वो तरक्याती काम, ये वो आलमी जो दुनिया ना, उसका इसके साथ कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन वो किसी इस्लामी रियासत को इतना मजबूत होता नहीं देख सकते। और अब भी क्या हुआ है, अब भी ये हमारे लिए तोहफा पैदा किया गया। बड़ी देर से चल रहा था, बड़ी सी साजिशें, बड़ी लोग इसमें शामिल थे इस मंसूबे को यहां तक पहुंचाने के लिए। ये 2010-9 से शुरू किया गया ज्यादातर ये प्रोजेक्ट जो था। और इसके पीछे अब इनको जो बड़ा टारगेट दिया गया था वो सी पैक था। तो अगर सी पैक चलता है, इनका रोजगार चलता है, इनको यानी खुशहाल हो जाते हैं, उसके बाद चीन के साथ उनके अपने को मामलात हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि चीन जो है तरक्की करे और चीन की वसातत से पाकिस्तान तरक्की कर जाए। ये नहीं हो सकता, वो नहीं इसको तस्लीम कर सकते। तो लिहाजा अब जब से सी पैक का मामला शुरू हुआ, मुल्क में हंगामे तेज हो गए थे, मुल्क में अफरा तफरी ज्यादा फैलाने की जल्दी जो पड़ गई थी कि ये तो मनसूबा चल रहा है, क्योंकि वजीर आजम भी जा चुके हैं, वजीर खारजा भी जा चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां जाके वो अपने एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये मनसूबा शुरू कर दिया गया है। तो ये तो मुकम्मल होने जा रहा है, फटाफट करो। और इतनी अफरा तफरी मुल्क में फैलाने की कोशिश की कि फौज पर हमले करा दिए ताकि इस मुल्क को इस हद तक ले जाएं कि बैरूनी दुनिया खुद ब खुद इन पर पाबंदियां लगाए या जो भी करे। तो बात यह है कि खुदा के लिए मत सोचो कि कौन सी रेड लाइन है। रेड लाइन हमारे लिए हमारा मुल्क है और उसके बाद रेड लाइन जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ रेड लाइनें, अगर रेड लाइन आए तो पाकिस्तान का कानून है। वो भी आजकल देखो कानून के साथ क्या हो रहा है। अदालतों का मामला आपके सामने चल रहा है। कोई इतना मजबूती से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था कि आज तक भी मदम नहीं होने दिया जा रहा। अब जब सब छोड़ गए हैं, जब देख लिया कि कुछ भी नहीं, तो अब कह दिया है
कि अगर यार मेरे बगैर मुल्क चल सकता है तो मुझे कोई इतराज नहीं, आप बैठे मीटिंग करें और मैं अलहदा हो जाता हूं। ये तो उस वक्त हुआ जब बेबस हो गए। हमदर्दी या मुल्क के साथ हमदर्दी या वफादारी का मतलब यह है कि किसी खौफ और खतर के बगैर आप हमदर्दी या वफादारी करते जाए, वो है वफादारी। यह कौन सी वफादारी है? इसके अलावा मुल्क के खिलाफ जो साजिश करे या दुश्मनी करे या आपको उस तरफ चलाए, तो आप अपनी अकल से भी देख लें कि रेड लाइन क्या है, क्या क्रॉस करा रहे हैं ये लोग। इनका तो जाएगा कुछ नहीं। अगर ये जेलों में भी चले जाएं तो इन्होंने 10-10 नस्लों के लिए माल इकट्ठा कर लिया है, इनको फर्क नहीं पड़ता। और जो बेचारे सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो इनका ईंधन क्यों बनते हैं? वो अपने बच्चों की तरफ, अपने बूढ़े वालिदैन की तरफ, अपने बहन भाइयों की तरफ, अगर किसी कोई शादीशुदा तो अपनी बीवी बच्चों की तरफ देखे, अगर कोई जवान यंग बच्चा है तो अपने बूढ़े वालिदैन की तरफ देखे, अपनी बहनों की तरफ देखे, अपने छोटे भाइयों की तरफ देखे कि क्या उनको कोई संभालेगा बाद में। ये लोग नहीं संभालते। ये एक बयान देते हैं कि जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर या फौजी इमारतों पर हमले किए हैं, हमारी पार्टी के साथ उनका कोई तल्लक नहीं, कोई लेना देना नहीं। जबकि इनकी ऑडियो आ चुकी हैं और ये ब्रीफिंग दे रहे थे इनके बाकायदा तौर पर। अब तो फयाजुल हसन चौहान ने भी बता दिया और भी लीडर बताते जा रहे हैं। आज फरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। इसके अलावा जितने भी गए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये खुद साख्ता अवाम का मंसूबा था या अवाम के अंदर से कोई आवाज निकली है। हर बंदे ने कहा है कि ये प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर प्लानिंग के तहत इस मुल्क को कमजोर करना या दूसरों की नजरों में इसका मजाक उड़ाना या इंडिया को बताना कि हमारी फौज इतनी कमजोर है, देखो ये क्या बन रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं है। हालांकि फौज हमारी कमजोर नहीं है, वो मजबूर थे कि आगे भी अपने खड़े हैं, गोली किस पर चलाते। तो अगर इतनी कमजोर होती फौज तो आज तक हम भी आजाद कश्मीर की तरह, वो कश्मीर की तरह, कश्मीरियों की तरह होते, हम भी फलस्तीनियों की तरह होते। साबित हुआ कि हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना कि इनका काम बॉर्डर पे लड़ना, मुल्क में क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मुल्क में भी तो अमन होना चाहिए, कानून इजाजत देता है। जो कानून कह रहा है वो पहले से बना हुआ है, आज तो नहीं बना दिया किसी ने। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी यही कानून था, तो आज भी वही कानून है। इमरान खान साहब भी उस वक्त इनको याद नहीं है। ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया ना मुल्क में, एक तारीखी हादसा, स्याह दिन था। वरना इमरान खान साहब तो वैसे अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ को बहाने बना बना कर खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है। इसलिए अगर नीयत साफ है तो मंजिल आसान होगी। ये इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान कलमे के नाम पे लिया गया है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने कर दी है, वो बहाने बना देता है। तो बहरहाल इसके साथ इजाजत दे, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ इजाजत चाहता हूं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें।